नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ मध्य प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। MPPSC हो, व्यापम हो, MP पुलिस का एग्ज़ाम हो, जेल पुलिस का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा डीप कंटेंट को लिया है क्योंकि पिछले कुछ सालों से MP के एग्ज़ाम में डीप क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप MPPSC के एस्पिरेंट है तो आप देख सकते हैं 2020 में प्री का लेवल काफ़ी अच्छा आया था। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, किस नदी पर क्या परियोजनाएं हैं, सभी क्वेश्चन आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। मध्य प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है। प्रायद्वीप क्या होता है? वह पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। हम देख सकते हैं तीन साइड से पानी से घिरा है। एक तरफ है हमारा अरेबियन सी जिसे हम खंबात की खाड़ी बोलते हैं, यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है। दो तरफ से हमारी नदियाँ बहती हैं। कुछ नदियाँ आपकी बे ऑफ अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं और कुछ नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। MP की जो प्रमुख नदियां हैं वो सारी की सारी किस में मिलती हैं? वो मिलती हैं आपकी अरेबियन सी खंबात की खाड़ी में। दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाले हमारे तंत्र हैं गंगा नदी का तंत्र, महानदी का तंत्र और गोदावरी नदी का तंत्र। देखिए, ये ना सोचे इन तंत्र का MP से क्या लेना देना है। ये जो नदियां हैं डायरेक्ट MP में नहीं बहती हैं, लेकिन इनमें जो पानी है वो MP की नदियों से भी जाता है, इसीलिए हमें इस चीज को भी कवर करना है। खंबात की खाड़ी में बात करें, नर्मदा नदी का तंत्र है, ताप्ती नदी का तंत्र है और आपका महानदी का तंत्र है। प्रमुखता मध्य प्रदेश के 6 अब्बा तंत्र हैं। एक है गंगा नदी का तंत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी और माही नदी का तंत्र। सबसे बड़ा तंत्र है गंगा नदी का तंत्र है। ठीक है, ये अगर हम कवर कर लेते हैं तो लगभग हमारा 50% जो कंटेंट है नदी से रिलेटेड वो कवर हो जाता है। इसकी हम बात करें गंगा नदी के तंत्र की, तो गंगा नदी मध्य प्रदेश में डायरेक्ट नहीं बहती है। इसका जो पानी है वो यमुना नदी के थ्रू जाता है और यमुना नदी भी MP में डायरेक्ट नहीं बहती है। आप देख सकते हैं गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और ये बहते 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 बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। MP की बॉर्डर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर MP की बॉर्डर है, कोई लेना देना नहीं है इस नदी का। इसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। ये यमुना नदी यहाँ से निकलती है, ये भी जस्ट MP के ऊपर से होकर निकल जाती है, लेकिन MP को टच नहीं करती है। लेकिन इनको जो पानी देती हैं वो तो मध्य प्रदेश की नदियां हैं ना। तो यमुना नदी को 3 प्रमुख नदियां MP की जोड़ती हैं, वो है आपकी बेतवा नदी, चंबल नदी और आपकी केन नदी। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जिसका पानी यमुना में जाता है और यमुना से पानी किस में जाता है? गंगा नदी में। चंबल को भी 3 प्रमुख नदियां हैं जो अपना पानी देती हैं, काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा। 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी में डायरेक्ट जाकर मिलती हैं, टूंस और सोन। ये पूरा का पूरा अगर हम टॉपिक कवर करते हैं तो इसमें हमारा कवर होता है गंगा नदी का तंत्र। फिर बता देता हूँ, गंगा नदी और यमुना नदी दोनों ही MP में डायरेक्ट नहीं बहती हैं, लेकिन इसके अपवाह तंत्र में MP की नदियों का योगदान रहता है, इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। इतना हम पढ़ लेते हैं। मैंने बताया आपका 50% जो नदी का पार्ट है वो इसी तंत्र से होकर ही गुजरता है। गंगा नदी के तंत्र की बात करें तो गंगा नदी में मुख्यतः यमुना नदी के द्वारा पानी जाता है, मैंने आपको मैप में बताया अभी। ठीक है, इसमें प्रमुखता है चंबल, बेतवा, धसान और आपकी सिंध नदियाँ। ठीक है, ये मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये गंगा नदी है, ये बह रही है और इसमें जो पानी है ये यमुना नदी के थ्रू मिल रहा है। यमुना में MP से कौन कौन सी बन रही है? बनास है, चंबल है, बेतवा है, केन है। ठीक है, ये नदियां हैं जो MP में बहती हैं और अपना पानी यमुना में देती हैं।
इसके अलावा ये टूंस नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिल रही है, और ये आपकी सोन नदी है, इसकी सहायक नदी रेहंद है, ये भी कहाँ मिल रही है, डायरेक्ट गंगा में जाकर मिल रही है। एक चीज़ और याद रखें, अगर आप MPPSC के स्टूडेंट हैं तो कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं, या यमुना में मिलने वाली नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं। तो याद रखें, लोकेशन के हिसाब से आप याद रखें। अगर आप लेफ्ट साइड से देखते हैं तो बनास है, उसके बाद चंबल है, बेतवा है, कीन है, ठीक है, टूंस है, सोन नदी है। 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, बनास, चंबल, बेतवा, टूंस। इनको क्रमशः पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर लगाएं। तो इनकी लोकेशंस को भी याद रखें अगर आप MPPSC का एग्जाम दे रहे हैं। पुलिस वगैरह है तो उसमें इतना डीप नहीं पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चंबल नदी की, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये चंबल नदी का उद्गम सिगार चोटी से होता है। ये कहाँ पर है? जनपावा की पहाड़ी से निकलती है जो महू इंदौर में है, और यहीं पर बाचू पॉइंट है, यहाँ से 616 फीट ऊंचाई से निकलने वाली MP की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये इंदौर में है, घूमने लायक जगह, आप जा सकते हैं इधर। इसका प्राचीन नाम क्या है? चर्मावती है, और महाभारत में इसे क्या कहा गया है? पूर्णा। चंबल नदी का मध्य प्रदेश में कुल कैचमेंट एरिया है 57,054 वर्ग किलोमीटर। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया होता है जिसमें बरसात का पानी प्रॉपर गिरता है और नदी नालों के थ्रू नदी में जाकर मिल जाता है। तो वो पूरा एरिया जहां पर बारिश का पानी कवर होकर चंबल नदी में जाता है वो है आपका 57,000 वर्ग किलोमीटर, उसे बोलते हैं कैचमेंट एरिया। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई सिर्फ 320 किलोमीटर है। ठीक है, पहले MP से होकर निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, वापस MP में आती है और इटावा के निकट यमुना नदी में ये मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में एक विशेष चीज याद रखें, ये एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित क्या होती है? ये अपने मार्ग में बीहड़ों का निर्माण करती है, जिसे रवाइन बोलते हैं। ये बीहड़ों का पिक्चर है, ठीक है। ये चंबल नदी के किनारे आप देख सकते हैं, चंबल संभाग का नाम भी इसी कारण पड़ा है। ये बीहड़ों में डकैत काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे, अब नहीं है। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर छुपने की जगह अच्छी होती है, यहाँ पुलिस इजीली सर्च नहीं कर पाती है। बीहड़ों में लोगों को छुपने की जगह मिल जाती थी, इसीलिए जगह डाकुओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही है। चंबल नदी को पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह MP और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। चंबल घाटी की कुछ परियोजना है, महत्वपूर्ण परियोजनाएं याद रखें। पहली है राणा प्रताप सागर परियोजना। ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में, राजस्थान में है, ठीक है। इसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट। दूसरी है आपकी जवाहर सागर योजना, ये कोटा में है, इसकी विद्युत क्षमता है 99 मेगावाट। तीसरी है गांधी सागर, ये जरूर याद रखें, ये MP की है, ये मंदसौर और नीमच के बीच में है। ये चित्र है इसका गांधी सागर बांध का, इसकी विद्युत क्षमता 115 मेगावाट। तो उसका मेगावाट भी मैंने इसीलिए लिखा दिया है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इनकी विद्युत क्षमताओं के आधार पर, इन्हें क्रमशः लगाइए, खास तौर पर MPPSC के एग्जाम में। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और बनास। इसके प्रमुख मार्ग कौन सा है? इंदौर से निकलती है, इंदौर से रतलाम, रतलाम से धार, धार से नीमच, नीमच से मंदसौर। देखिए MP के मैप को बिल्कुल डीप आप याद रखें, कौन सा जिला MP में कहाँ पर है, कौन सा संभाग कहाँ पर है। इसको याद रखने से आपको क्या होगा, नदियों का जो मार्ग है, नदियों की जो लोकेशन है वो आपको प्रॉपर याद रहेगी। और कभी डायरेक्शन बेस पर या पूरब से पश्चिम के बेस पर भी आपसे नदी पूछ लेते हैं तो आप इजीली बता पाएंगे। मिलती कहाँ पर है? इटावा के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। एक चीज और याद रखें, भैंसनोगढ़ यहाँ पर 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। ये बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में है, याद रखें कहाँ पर है। चंबल नदी की दूसरी अन्य सहायक नदियों की हम बात करें तो क्षिप्रा नदी है, बहुत ही फेमस नदी है। इसका उद्गम इंदौर के निकट काकड़ी बरडी के समीप
बानेश्वर कुंड से होता है। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। इसका अवसान क्या है? कोटा, राजस्थान के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। एमपी की ज़्यादातर छोटी छोटी नदियाँ सीधे राजस्थान की तरफ ही जाती हैं, क्योंकि कुछ डायरेक्शन इस टाइप से है कि ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि राजस्थान या यूपी में जाकर ही वो नदियाँ मिल रही हैं। इसके कुछ अन्य तथ्य भी याद रखें। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। यह रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। मंदसौर के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर शिवपुरी से आकर फिर ये ज्वाइन करती है और आगे इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी, क्षिप्रा नहीं मिलती है, चंबल नदी की बात कर रहा हूं। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे महाकाल, आप सभी को पता है, उज्जैन में हर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है, जिसे सिंगस्त का मेला भी बोलते हैं। पिछला मेला 2016 में लगा था, याद रखें। अगला 2028 में लगेगा। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है खान नदी और गंभीर नदी। दूसरी अन्य सहायक नदी बात करें हम चंबल नदी की, वह है काली सिंध नदी। इसका उद्गम देवास जिले में होता है, बागली गांव से। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नहीं है। इसका अवसान का होता है नोनेरा। मैंने बोला राजस्थान में काफ़ी सारी नदियां मिलती हैं, राजस्थान के निकट चंबल में मिल जाती है, नोनेरा गांव में। यह शाजापुर, नरसिंहगढ़ से होकर प्रवाहित होती है। मैप जरूर याद रखें, अगर आप मैप आपको याद नहीं है तो एमपी के मैप को साथ में रखकर इन नदियों को या इस वीडियो को देखें, ताकि आपको उसकी लोकेशन, उसकी डायरेक्शन भी पता चले कि कहाँ से होकर प्रवाहित हो रही है। ये हम गंगा नदी का तंत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों। गंगा नदी के तंत्र में भी हम वह नदियां पढ़ रहे हैं जिसमें यमुना के थ्रू पानी जाता है, और यमुना में भी हमने वह पढ़ा जिसमें चंबल के थ्रू पानी जाता है। ठीक है, चंबल नदी को पढ़ा और चंबल की हमने सहायक नदियों को पढ़ा। ये हमने अभी तंत्र पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि बेतवा और केन नदी, ये भी यमुना को पानी देती हैं। तो यमुना की दूसरी अन्य सहायक नदी बेतवा नदी चंबल से छोटी है। इसका उद्गम कहाँ होता है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, नीचे की तरफ से इसका उद्गम होता है। फिर ये इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। एमपी में कितनी बहती है? 380 किलोमीटर है। लंबाई को जरूर याद रखें, खासतौर पे उन नदियों को एमपी में जिनकी लंबाई लगभग 300-350 किलोमीटर के ऊपर है। 100-125 किलोमीटर की नदियों को याद नहीं रखें, 300 के ऊपर जो नदियां हैं उनको याद रखें। पूछ सकते हैं कि किलोमीटर के आधार पर नदियों को क्रमशः जमाइए। फिर वही चीज़ एमपीपीएससी का लेवल बढ़ गया है, छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको क्वेश्चंस ढूंढने होंगे। इसका अवसान का होता है हमीरपुर, यूपी के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये इसका एरिया है। ये निकलती है कुछ इस तरीके से, सांची, सागर, विदिशा, ललितपुर, झांसी, ओरछा। ओरछा बहुत ही खूबसूरत जगह है जो बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, महोबा, बांदा होते हुए हमीरपुर में मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है बेत्रावती, शिव की बेटी आदि नाम से भी इसको जाना जाता है। हालांकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी छोटी चीज शायद ना पूछें आपसे, फिर भी याद रखें। इसके कुछ अन्य तथ्य हम देखते हैं। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां है और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। याद रखें, बुंदेलखंड की जीवन रेखा है आपकी बेतवा नदी। एक और क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा गया है, आइसलैंड ऑफ बेतवा रिवर। बेतवा का आइसलैंड किसे कहा जाता है? देवगढ़ है जो बेतवा नदी के किनारे बसा है, काफी खूबसूरत शहर है। इसके अंतर्गत भाई विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, गुने आदि जिले आते हैं। इसकी सहायक नदी है धसान, बीना, जामनी आदि। दूसरी यमुना की सहायक नदी है केन नदी है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम कहाँ होता है? कटनी में होता है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है नदी। इसकी कुल लंबाई है 427 किलोमीटर और ये बांदा जिला जो यूपी में है, यहाँ पर भोजा नामक स्थान है। ठीक है, यहाँ पर यमुना नदी से ये मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या है? सुक्तिमती, कर्णवती, कैनास आदि। कुछ और इसमें पॉइंट देखें। कैमूर पहाड़ी से निकलकर पन्ना, छतरपुर होते हुए बांदा जाती है। यहाँ पर इसको उर्मिल नदी और इसको ज्वाइन करती है और यहीं पर उर्मिल परियोजनाएं और रनगवा परियोजनाएं भी, दो परियोजनाएं भी याद रखें, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात,
ये 2 जलप्रपात भी कहाँ पर है, इसी नदी पर है। इसके कुछ अन्य तथ्य और याद रखें, ये पन्ना, कटनी, छतरपुर आदि जिलों से बहती है, जो भी मैंने आपको बताया। इसमें सजर नामक, देखा तो मैंने भी नहीं है ना कभी सुना है, ऐसा एक बहुमूल्य पत्थर मिलता है। केन नदी की सहायक नदी है सोनार, बाना, उर्मिल आदि। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, केन बेतवा लिंक परियोजना। ये अभी करंट का ही क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। क्या है परियोजना? इस परियोजना के तहत क्या होगा, केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये आपकी बेतवा नदी बह रही है और ये आपकी केन नदी बह रही है। ठीक है, ये दोनों ही यमुना नदी की सहायक नदियां, ये यमुना नदी में आकर दोनों मिल जाती हैं। इस परियोजना के तहत क्या होगा, मध्य प्रदेश में दोदन बांध का निर्माण किया जाएगा। ये यहां पर दोदन बांध है आपका, केन नदी के पास में दोदन बांध का निर्माण करके इसका जो पानी है केन नदी का कहां भेजा जाएगा, बेतवा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये रेड रेड लाइन है, यहां से होते हुए झांसी के निकट, ठीक है, बरुआ जगह है झांसी के निकट, यहाँ पर 221 किलोमीटर लंबा 221 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनाया जाएगा और ये पानी किस में छोड़ा जाएगा, ये पानी छोड़ा जाएगा आपका बेतवा नदी में। ठीक है, इससे दोनों नदियां बैलेंस रहेंगी, कोई भी नदी सूखेगी नहीं। गंगा नदी की और हम दूसरी सहायक नदी देखते हैं, टूंस नदी। ठीक है, बता दूं, हम यमुना नदी का तंत्र, गंगा नदी के तंत्र में भी हमने अभी वो पढ़ा है जो यमुना नदी से पानी जाता है। अब हम 2 नदियां ऐसी पढ़ेंगे प्रमुख जो डायरेक्ट गंगा नदी को पानी देती हैं। टूंस नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है, सतना जिले में होता है, मेहर कैमूर पहाड़ी से निकलती है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका अवसान इलाहाबाद यूपी के निकट होता है, सिरसा में गंगा से मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या है, तमसा। कई बार पेपर में तमसा नदी के नाम से ही पूछ लेते हैं, याद रखें, टूंस और तमसा एक ही नदी का नाम है। इस पर टूंस परियोजना है, पूर्वा परियोजना है। जलप्रपात है बीहड़, चचाई, केवटी, बेहुटी और पियावन, याद रखें। सोन नदी, ये काफी प्रमुख नदी है जो गंगा से मिलती है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। ये अमरकंटक वाली पहाड़ी जरूर याद रखें, अनूपपुर में काफ़ी सारी नदियाँ इससे निकलती हैं, नर्मदा नदी भी यहीं से निकलेगी। 780 किलोमीटर की लंबाई है और एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, 509 किलोमीटर। अफसान का होता है, बिहार में होता है, आरा एक जगह है, यहाँ पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये इसका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यहाँ पर ये सीधी, सिंगरौली, सोनभद्र होते हुए दानापुर, पटना में जाकर ये मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या है, ननद, सुवर्ण, सोहा, सुवर्णवती, सभागधी आदि सोन नदी के अन्य नाम हैं। इसके कुछ अन्य तथ्य भी देखें, ये गंगा के दाहिने तट से, जो गंगा का दाहिना तट है उस ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। एक कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर पठार के मध्य में भी सीमा बनाती है। सोन नदी को टॉलमी ने सोआ नाम दिया था। सोन नदी की अन्य सहायक नदियां घग्गर, गोपद, जोहिला और रेहंद। ये हमारा गंगा नदी का तंत्र था। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसमें अभी सिर्फ हमारा गंगा नदी का तंत्र कवर हुआ है, लेकिन उम्मीद है आपको गंगा नदी का तंत्र पूरी तरह से समझ में आया होगा। गंगा में यमुना के थ्रू पानी गया था और यमुना में इन 3 नदियों के थ्रू पानी गया था, हमने इन तीनों को पढ़ा। और इसमें चंबल नदी जो प्रमुख है उसकी 3 सहायक नदियों को भी पढ़ा और साथ में 2 उन नदियों को भी पढ़ा जो गंगा नदी को डायरेक्ट पानी देती हैं। तो हमारी आधी वीडियो जो है वो लगभग सिर्फ गंगा नदी के तंत्र पर बनी है। मैंने बताया 50% हिस्सा सिर्फ गंगा नदी के लिए हमें पढ़ना है, बाकी 50% पढ़ाई में हमारी बाकी सारी नदियां कवर हो जाएंगी। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। इसकी जो स्लाइड है इसको बनाने में मुझे 6 से 7 दिन लगे हैं, लगातार मैंने इसकी स्लाइड्स पर काम किया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। होता क्या है, लास्ट में आप वीडियो देखकर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। गंगा नदी का ब तंत्र हमने पढ़ लिया है, पढ़ते हैं हम
नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का प्रभाव 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 3 क्षेत्रों में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ से निकलते हुए जबलपुर, खंडवा, यहाँ से होते हुए हल्का सा महाराष्ट्र टच करती है और फिर आपका गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है, याद रखें। नर्मदा का दूसरा नाम है रेवा, रेवा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ऋग्वेद और संस्कृत ग्रंथों में इसको मैकलसुता भी कहा गया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की उन 2 नदियों में से है जो पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि उल्टी बहती है। ठीक है, देख सकते हैं नदियां हैं। एक आपकी नर्मदा नदी है, ये भी आपका खंबात की खाड़ी में। दूसरा आपकी तापी नदी है, ये लूनी नदी है, साबरमती है और ये माही नदी है। ठीक है, ये 3 नदियां एमपी की हैं, जो एमपी से होकर निकलती हैं। हमें इनके बारे में पढ़ना है। नर्मदा नदी के कुछ उपनाम भी हैं। भारत की हृदय रेखा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, गुजरात की जीवन रेखा है। ठीक है, और साथ में से मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। कुछ और उपनाम देखें जो एमपी के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नर्मदा मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा को बोला जाता है। सिवनी की जीवन रेखा बेनगंगा को बोला जाता है। ठीक है, ये 3 चीजें भी देखें, आपके एमपी के एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। आगे हम और बढ़ते हैं। नर्मदा भारत में ही उद्गम होने वाली 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी जो भारत में ही उद्गम होती है वो गंगा है, 2525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद यमुना है, देन उसके बाद में नर्मदा नदी है। 5वीं सबसे बड़ी नदी है, याद रखें। क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत में ही उद्गम होने वाली सबसे बड़ी नदी। अगर भारत की नदी की बात करें तो ये 7वें नंबर पर है। सबसे बड़ी सिंधु है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा है, फिर उसके बाद में गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। ठीक है, भारत में ही बहने वाली 5वीं है और भारत की सबसे बड़ी, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्रा का उद्गम भारत में नहीं होता है, इसीलिए ये 2 नदियां और जुड़ने से इसका स्थान कहा जाता है 7वां। किस कंडीशन पर? जब क्वेश्चन पूछा जाए भारत की कौन से नंबर की नदी है और भारत में उद्गम होने वाली कौन से नंबर की नदी है, यहाँ पर 5वां और यहाँ पर 7वां। 8वीं है, इसमें महानदी है। ठीक है, याद रखें 5वीं और 7वीं किस कंडीशन में, दोनों ही आपको पता चल गया है। इसका उद्गम कहाँ होता है? अनूपपुर में, अमरकंटक जिले से होता है। कमेंट करके बताएं। एक नदी मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाई है, उसका उद्गम भी अमरकंटक से होता है। यहाँ से 151 फीट की ऊंचाई से निकलती है और अपने उद्गम से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही कपिल धारा और 1 किलोमीटर आगे जाने पर दुग्ध धारा, 2 जलप्रपात लगातार बना देती है। ये कपिल धारा जलप्रपात है, बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। जबलपुर के मैदान में जैसी प्रवेश करती है तो ये धुआंधार जलप्रपात बना देती है। 3 जलप्रपात इसके, कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार, याद रखें, बहुत ही फेमस है इसके। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। अगर पुलिस, व्यापम या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं छोटे मोटे, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है। याद रखें, 77 याद रखें, कई बार 75, 78, 69 इनमें कंफ्यूज कर देते हैं। महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर है और गुजरात में 161 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अब्बा केंद्र सबसे बड़ा है, 93,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र का इसका अब्बा क्षेत्र है। लगभग 90% ये मध्य प्रदेश में बहती है। कर्क रेखा के समांतर बहने वाली नदी है ये। अनूपपुर के अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर के सोंडवा तक, यानी कि अनूपपुर से लेकर अलीराजपुर तक, ये आपका अलीराजपुर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये बहती है। कहाँ गया, यहाँ पर छपा ही नहीं है ठीक से। चलिए, अमरकंटक के पास से निकलती है। 1077 किलोमीटर के सफ़र में ये लगभग 15 जिलों से होकर बहती है। कहीं कहीं 16 भी दिया गया है कि ये टच कर देती है, लेकिन नॉर्मली ये 15 जिलों से होकर ही बहती है। राजपीपला से गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, और गुजरात में खंबात की खाड़ी से मिल जाती है। नर्मदा घाटी पर कुछ परियोजनाएं बहुत ही फेमस है। सबसे पहले है इंदिरा सागर
पुनसा डैम परियोजना ये खंडवा में, याद रखें। इसका शिलान्यास 1984 में इंदिरा गांधी ने किया था। इसकी सिंचाई क्षमता 41,000 हेक्टेयर है, ठीक है। इसकी विद्युत क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, 1000 मेगावाट है, याद रखें। दूसरी है ओमकारेश्वर परियोजना, ये भी नर्मदा घाटी पर है। इसकी सिंचाई क्षमता है 1,43,00,000 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर, सॉरी। विद्युत क्षमता इसकी 520 मेगावाट। तीसरी है महेश्वर परियोजना है, इसकी विद्युत क्षमता है 400 मेगावाट। और बरगी परियोजना ये यहाँ पर आ गया है। चौथी है बरगी परियोजना, जबलपुर में है। इसकी विद्युत क्षमता कम है, 90 मेगावाट है। शिलान्यास इसका 1974 में हुआ था। और इस पर एक प्रमुख बांध बना है, रानी अवंतीबाई सागर बांध, जिसकी ऊंचाई है लगभग 70 मीटर। तो ये 3 परियोजनाएं और चौथी आपकी बरगी परियोजना। याद रखें, आपसे क्रमशः पूछ सकते हैं कि मेगावाट के आधार पर नर्मदा नदी पर परियोजनाओं को क्रमशः आप लगाइए। पीएससी के स्टूडेंट जरूर डीप चीज़ें पढ़ें, ऊपर ऊपर ना पढ़ें। बहुत अच्छा लेवल का पेपर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, ये आपकी मैंने बताया आपकी नर्मदा नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर होते हुए ये आपका थोड़ा सा महाराष्ट्र टच करती है। भरूच गुजरात के बाद में ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां में कुल 41 नदियां हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है तवा नदी है। दाएं तट से 19 नदियां और बाएं तट से इसकी 22 नदियां, ठीक है। पूछ सकते हैं, दाएं तट से 19 है और बाएं तट से 22 है। टोटल कितनी है? 41 इसकी सहायक नदियां हैं। बाएं से बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तबा, गजाल, छोटी तबा, कुंदी, देवगोई। सारा नाम याद ना रख पाए तो 2-3 याद रख लें। तबा जरूर इसकी प्रमुख नदी है, याद रखें, बाएं तट से मिलती है। बंजर, शक्कर, दूधी, 2-3 नाम जरूर याद रखें अगर पूरे ना रख पा रहे हैं। और दाहिने से हिरन, तिंदोली, बरना, चंद्रकेशर, कानर, मान, ऊटी और हथनी, ठीक है। पूरे 41 तो याद रखना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी आप 2, 4, 5 याद रख पाए, याद जरूर रखें। इसके शहर हैं जो इसके किनारे हैं, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, ओमकारेश्वर, खंडवा, बड़ोदरा, राजपीपला, धर्मपुरी, भरूच, ठीक है। भरूच राजस्थान गुजरात में है। मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि एमपी के मैप को जरूर आप कंठस्थ करें, दिमाग में आपके फिट होना चाहिए मैप। पूछ सकते हैं निम्न में से कौन से जिले नर्मदा नदी के किनारे हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। खास तौर पे आप पीएससी के एस्पिरेंट हैं तो हर क्वेश्चन को डीप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक और इसमें कुछ चीज़ याद रखें। सर्वप्रथम 1964 में केंद्र सरकार ने नर्मदा जल के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा के लिए खोसला समिति की स्थापना की थी। तो खोसला समिति किससे रिलेटेड है? नर्मदा नदी से है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी। नमामि देवी नर्मदे, ये गंगा नर्मदा नदी से जुड़ा है, ठीक है। ये एक यात्रा थी जो 5 माह की यात्रा थी। कब शुरू हुई थी? 2016 से शुरू हुई थी और 2017 में समाप्त हुई थी, ठीक है। इसमें अमरकंटक से प्रारंभ हुई थी और इसमें अनूपपुर तक जाकर वापस रिटर्न अमरकंटक तक इसमें आया गया था। इसका टाइम पीरियड याद रखें, 2016 में शुरू हुई थी, ठीक है। और इस योजना का नाम इस यात्रा का नाम था नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा क्षिप्रा लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 में शुरू हुआ था काम इसका, 2014 में इसका काम खत्म हो गया था। हुआ क्या था, इसमें नर्मदा नदी का जो पानी है बड़वा के पास 115 किलोमीटर दूर उज्जैनी गांव तक लाया गया था, जो इंदौर के पास में ही है। और इस उज्जैनी गांव से जो पानी है इसका क्षिप्रा में छोड़ा गया था। क्षिप्रा लगभग सूख गई थी नदी और 2016 में सिंहस्थ होना था और डुबकी लगाने के लिए पानी नहीं था। तो बिना पानी के तो कुंभ का मेला लग नहीं सकता था, इसीलिए नर्मदा के पानी को कहाँ लाया गया? क्षिप्रा नदी में लाया गया, ठीक है। उज्जैनी गांव तक पहुंचाया गया जहां पर इसको क्षिप्रा से जोड़ा गया और यहीं पर एक स्थान बसाया गया उज्जैनी। पहले नहीं था ये नाम,
इस परियोजना के तहत ही इस गांव को बसाया गया है। दूसरी है नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना, ये चल रही है, 2024 में इसका काम पूरा हो जाएगा। अगली नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हम और पढ़ें। शक्कर नदी है, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील से निकलती है, सतपुरा श्रेणी से। इसका अवसान नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी से मिल जाती है। नर्मदा और शक्कर के संगम पर संगनेश्वर मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अगली है इसकी तवा नदी है, प्रमुख नदी है जो नर्मदा नदी से मिलती है। इसका उद्गम होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। महादेव की श्रेणी से निकलती है जो कालीभीत पहाड़ी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1072 किलोमीटर है। इसका अवसान क्या है, बंदरामान के समीप नर्मदा में मिल जाती है। अगली है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा के बाद दूसरी नदी है जो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये बैतूल जिले के काली सिंध पहाड़ी से निकलती है, सतपुरा श्रेणी से निकलने वाली नदी है ये, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसका उद्गम स्थल है ताप्ती नदी का, मुल्ताई के पास में। और यहाँ से बैतूल होते हुए ये भुसावल होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और यहाँ से होते हुए बुरहानपुर महाराष्ट्र, और फिर आपका लास्ट में गुजरात में प्रवेश करते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कुल लंबाई इसकी 724 किलोमीटर। नदी काफ़ी लंबी है, लेकिन एमपी में बहुत छोटे से स्थान पर ये बहती है, मात्र 279 किलोमीटर, ठीक है। अफसान क्या है इसका, खंबात की खाड़ी। इसका अन्य नाम क्या है, सूर्य की पुत्री, तापी और सुरसता। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य याद रखें। महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है एमपी के अलावा। ये एमपी और महाराष्ट्र के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। यह नर्मदा नदी के समांतर ब्रंश घाटी में बहती है, रिवर्स बहती है, मैंने आपको बताया अभी। ताप्ती नदी नर्मदा की तरह एस्चुरी बनाती है, ठीक है। अगली इसकी सहायक नदियां हैं कुछ, गोपत, पूर्णा, अनेर और कालीभीत। अगला हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी एमपी में डायरेक्ट नहीं बहती है, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड जुड़ी हुई नदियां हैं जो एमपी में बहती हैं, इसीलिए हमें इस तंत्र को पढ़ना है। इसकी प्रमुख नदियां बेनगंगा, बाग, बावनथड़ी, पेंच और कनान। ये 5 नदियां हैं जो गोदावरी नदी को पानी देती हैं, ठीक है। इसके तंत्र को हम पढ़ते हैं। इसकी प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। ये आपकी गोदावरी नदी है और ये त्रिकम्बेश्वर में से निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये हमने देख लिया था, ठीक है। इसकी प्रमुख नदियों की हम बात करें, बेनगंगा नदी है। गोदावरी को हमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि एमपी में डायरेक्ट नहीं बहती है, लेकिन बेनगंगा एमपी से रिलेटेड है, इसको हम पढ़ेंगे। इसका उद्गम कहाँ होता है, सिवनी जिले में होता है, मुंड्रा गांव में, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 570 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या है, बेन्या, दीदी आदि, ठीक है। कुछ और हम अन्य तथ्य पढ़े। सिवनी और बालाघाट जिले से होकर बहती है। सिवनी जिले की इसे जीवन रेखा कहा जाता है, मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया था। बेनगंगा रिवर महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वर्धा नदी से मिलती है, ठीक है। और इन दोनों के मिलन को क्या कहा जाता है, प्राणहिता। और हम इसको थोड़ा डीप देखते हैं। बेनगंगा और वर्धा, इन दोनों का जैसे ही मिलन होता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, प्राणहिता। बेनगंगा रिवर पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इसे भीमगढ़ संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है और ये कहाँ पर है, सिवनी जिले में है। बेनगंगा की अन्य सहायक नदियां हैं बामनथड़ी, बाग और सामर थाबरा। वर्धा नदी, ये भी गोदावरी नदी का पार्ट है। बैतूल जिले से निकलती है और मुल्ताई में मिलती है। मैंने बताया आपको, वर्धा और ये बेनगंगा दोनों मिलती हैं तो इनका नाम पड़ जाता है प्राणहिता। इसका अवसान महाराष्ट्र में बेनगंगा से मिल जाती है, मैंने आपको जस्ट बताया। इसकी सहायक नदियां हिर्री और जाम। अगली है पेंच नदी, ये भी गोदावरी नदी का पार्ट है। ये कान्हान नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ होता है, छिंदवाड़ा जिले में होता है। कुल लंबाई है इसकी 274 किलोमीटर। एमपी में 206 किलोमीटर बहती है।
मिलती कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र में कान्हा नदी में मिल जाती है। एक नोट और डाल लें इसमें, कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। माही नदी का अब्बा तंत्र बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका उद्गम धार जिले से होता है, ठीक है। कुल लंबाई इसकी 472 किलोमीटर है। ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, अरब सागर में गिरती है आपकी। इसका अन्य नाम, प्राचीन नाम इसका महिती था और इसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल इसको नोट डाल के इसको लिख लें, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है? वो है माही नदी, ठीक है। कुछ इस तरीके से यू बनाती है, तो एक बार यहाँ काट देती है, एक बार यहाँ, कुछ इस तरीके से ये काटते हुए निकल जाती है। अगला है, सबसे लास्ट है महानदी अब्बा तंत्र। बहुत छोटा अब्बा तंत्र है, एमपी का सबसे छोटा अब्बा तंत्र है। मोस्टली ये छत्तीसगढ़ की नदी है, लेकिन अनूपपुर से हसदो नदी इसमें आकर मिलती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ता है। पूछ सकते हैं महानदी से एमपी की कौन सी प्रमुख नदी मिलती है? वो है हसदो नदी। ये कहाँ से निकलती है? अनूपपुर से निकलती है, ठीक है। ये कुछ ऐसी नदियां थी जो तंत्र थे जो मैंने आपको बताए। 6 तंत्र थे, प्रमुख तंत्र। सेम आपका गंगा नदी तंत्र है, उसके बाद में नर्मदा नदी का तंत्र है। बाकी 4 तंत्र बहुत छोटे हैं, इतना डीप उसमें नहीं पूछते हैं। आपका 30-40% पढ़ाई में कवर हो जाता है। कुछ प्रमुख तथ्य और देखें जो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, 1 लाइनर फैक्ट है। सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ पर है? तवा नदी पर है। ये 132 किलोमीटर नहीं है, काट देना। सबसे ऊंचा सड़क पुल कहाँ पर है? ये चंबल नदी पर है इस पुल। सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? पुनसा बांध है, ठीक है। प्रस्तावित याद रखें 2 पुल है, सिंध पुल है, ये शिवपुरी नदी पर है, सॉरी शिवपुरी में है, और चंबल पुल है, ये मंदसौर में है। कुछ जलप्रपात भी याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका बीहड़ नदी पर है, रीवा स्थान पर, ठीक है। कितनी इसकी ऊंचाई है? 130 मीटर। नर्मदा नदी से जलप्रपात याद रखें, दुग्धधारा, मंदार, धुआंधार, कपिलधारा, सहस्त्रधारा और दर्दी। एक साथ मैंने इसीलिए लिख दिए ताकि आपसे पेपर में पूछ लें कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। चंबल नदी पर 3 प्रमुख जलप्रपात हैं, चूलिया, पाताल पानी और झाड़ीदह। ये भी याद रखें। इनमें सबसे ऊंचा है 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात। बाहुटी आपका ओदा में है, 98 मीटर ऊंचा है, और पांडव आपका केन नदी पन्ना में है, 38 मीटर ऊंचा है। प्रमुख है आपका चचाई जलप्रपात, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 130 मीटर ऊंचा चचाई जलप्रपात। कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर है और रीवा में मौजूद है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश यही थी कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलता हूं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।